व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ये वैसे तो मैं मुस्कुराता हूं ताकि लोगों का मोराल बना रहे, लेकिन जो मेरे सामने स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो रोने का मुकाम है, बेसिकली वो हंसने का या मुस्कुराने का मुकाम नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जब से लॉकडाउन खुला है ऑब्वियसली 3 गुना आबाद जो है बढ़ी है। और अभी का मैं डाटा देख रहा था तो मुझे पता चला कि 46 के करीब डेथ्स हुई हैं 24 घंटों में। कभी ये फिगर 3 था, सिंगल डिजिट 9 था, फिर ये डबल में हुआ, 24 पे गया, 30 पे अब 46 है। और वजारत साइंस के मुताबिक तो अभी पीक आनी है, तो ये सैकड़ों में भी एक दिन में हो सकता है, खुदा ना खास्ता। लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह तो नहीं चाहता, अल्लाह ने अकल दी है। खुदावंद ताला ने फरमाया जिस जगह बीमारी फैले उससे उस शहर के अंदर ना जाओ, और जिस शहर में हो वो शहर वाले बाहर ना आए। तो खुदावंद ताला ने तो अपनी पोजीशन इंसानों के लिए उनकी पोजीशन क्लियर कर दी कि ये तुमने करना है। हम ना करें तो ऑब्वियसली फिर ये हालात होते हैं पाकिस्तान में हो रहे हैं। और आई कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के पास भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि आ गई इकॉनमी कोई पाकिस्तान की आलीशान नहीं थी या नून लीग ने छोड़ा। और जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भट्टे बिठा दिया ना इकॉनमी का। मतलब अगर आप डाटा स्टैटिस्टिक्स पे देख लें, इमरान खान साहब की पूरी काबीना ऊपर से नीचे भी हो जाए तो फिगर्स चेंज नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स जो है, साइंस एक ऐसी चीज़ है जो आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। अभी मेरे सामने वर्ल्ड का डाटा है पाकिस्तान में जब से ये खुला है सारा कुछ, तो आप देखें कि वो मुल्क जो हमसे पॉपुलेशन ज़्यादा भी हैं वहाँ कोरोना कम हो गया है और पाकिस्तान में बढ़ गया। अगर ग्राफ हम दिखा सकें, इस वक्त पाकिस्तान पीक पे जा रहा है। ये कोविड-19 के केसेस पर मिलियन पीपल हैं, और ये 7 दिन की एवरेज पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 160 से ऊपर गया हुआ ग्राफ के अंदर। बांग्लादेश नीचे है उससे 120 पे। हिंदुस्तान जिसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है वो सिर्फ 60 पे है। श्रीलंका जो है वो 40 के लगभग है, और नेपाल जो है वो तो 20 से भी नीचे है, अराउंड 10 पे है कहीं जाके। और अगर हम ये जो 7 दिन, और ये वही 7 दिन है जब ये एलिट्स के लिए खोल दिया गया है लॉकडाउन, क्योंकि एलिट्स की, मैंने कल भी आपसे कहा था, ये एलिट्स के लिए लॉकडाउन खुला है कि एलिट्स की कंपनियां अब चलेंगी। हालांकि ये सब कुछ ईद के बाद भी मरलावार स्ट्रेटेजिकली हो सकता है, इस तरह के दूसरे दुनिया के ममालिक ने लॉकडाउन खोला एक तरीके से, एक प्रोसीजर से। 60 साल से ऊपर लोगों को क्वारंटाइन किया, बच्चों को बाहर आने से रोका। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंधाधुंध विदाउट स्ट्रेटजी। ऐसे कि गवर्नमेंट नाम की चीज़ यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई मैकेनिक्स नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई स्ट्रेटजी नाम की चीज़ यहाँ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस तरह खोला गया है। मतलब अगर कोई एजुकेटेड क्लास ना हो तो ऑब्वियसली जिस तरह ये लोग निकले हुए हैं बाहर, आप देखें ये इचला मार्केट में तो सांस लेने की जगह नहीं थी आज जो मैंने फुटेज देखी है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, हमारे मुल्क की कैबिनेट, हमारे मुल्क की गवर्नमेंट कहती है कि ये नज़ला फ्लू ज़्यादा नहीं है और ये तो सबको लगना ही लगना है और ये तो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, तो बस ठीक है आप एहतियात करें, लेकिन कोई मसला नहीं। तो जब ये ऊपर से ही आएगा तो फिर इफेक्ट तो फिर नीचे ये होगा कि लोग पागलों की तरह बाहर निकले हुए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता नहीं किसी ने बताया, वो हमारे वज़ीर मशीर सेहत हैं डॉक्टर मिर्ज़ा, वो बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उनको अल्लाह ने बड़ी पब्लिसिटी दी कोरोना के ज़रिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसअप्रूव किया और उनको कहा वो नाअहल हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये वतीरा है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो या इमरान खान साहब की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कहा है उन्होंने ज़िद में ज़रूर उसको रखा है मुबैना तौर पर। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और वज़ीर सेहत के लिए, मशीर सेहत के लिए, जो समझते हैं सिर्फ फ्लू है। साइंसदानों के मुताबिक कोरोना वायरस मुतासर होने वाले अफराद में से 1.4% अफराद हलाक होते हैं। अमवात की शरह के लिहाज के मुताबिक कोरोना वायरस फ्लू से 10 गुना ज़्यादा महलिक है, 10 गुना ज़्यादा महलिक। तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा 100 मरीज़ों में से 1 मरीज़ हलाक हो जाता है। इस अंदाजे के मुताबिक बरतानिया में लगभग 4.65 मिलियन अफराद कोरोना वायरस से मुतासर होने का उनको खदशा है। हमारे मुल्क में सब कुछ खोल दिया गया है और मुझे ख़तरा ये है कि जिस तरह की गवर्नमेंट माशाल्लाह इतनी अक्लमंद गवर्नमेंट है, इन्होंने आज मज़ार भी खोल दिए हैं। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन सा डेली वेजर है जिसकी, क्योंकि मज़ार तो औकाफ के अंडर आते हैं, वहाँ के जो मुजावर हैं या वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको तो वैसे भी अगर वो बंद भी रहे तो गवर्नमेंट पैसे दे ही रही है। वो आवाम के लिए उन्होंने मज़ार भी खोल दिया। से आप मिजाज ज़रा नोट करें गवर्नमेंट का, वो कौन सी इकॉनमी वहाँ बचाई जा रही है जिसके लिए मज़ारात को खोला गया है। और मुझे उम्मीद ये है कि जितनी अक़ल व दानिश ये गवर्नमेंट है, ये अनकरीब जो है ये स्कूलों को भी खोल देगी। और मैं आपको बताऊं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की सबसे वन ऑफ द टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज़, उसने जो ऐलान किया है वो देखने के काबिल है। उन्होंने 1 साल के लिए, अगले साल ऑटम तक के लिए क्लासेस बंद कर दी हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ ने। और उन्होंने कहा है कि समाजी दूरी को मद्देनज़र रखते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 2021 तक तमाम लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे। बरतानिया की ये दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी के माशरती फासले तवील अरसे तक जारी रहने का इम्कान है। अगले साल, अगले तालीमी साल के दौरान रवायती तरीके कोई लेक्चर नहीं होगा। दुनिया की दीगर यूनिवर्सिटीज़ ने भी यही कहा है कि जनवरी 2021 तक ऑनलाइन क्लासें करेंगी। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट जो होता है, जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनके मुकाबले में ज़्यादा बाशऊर होता है।
यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो डिस्टेंस भी रख सकता है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है उसको समझाया जाए तो वो यूनिवर्सिटी जाके भी लेक्चर ले सकता है। लेकिन दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने वो भी ट्रस्ट नहीं किया उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो बाशऊर होते हैं, ऑनलाइन तालीम शुरू कर दी है। तो अगर आप बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं जिनको ये शऊर ही नहीं है अभी कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और किस तरह अपने आप को सेव रखना है, तो यहाँ पे तो अब बच्चों की कैजुअलिटीज खुदा ना खास्ता होंगी। अगर इस गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिया, और इस गवर्नमेंट से मुझे कुछ वो नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है क्योंकि इन्होंने सारा कुछ अवाम पे डाल दिया है कि अवाम अपनी सेहत खुद देखें। भाई हमने इकॉनमी चलानी है, हमने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े एलीट्स जो हैं उनकी कंपनियां रुकी हुई हैं, वहाँ मजदूर नहीं थे 2 महीने से, वहाँ काम करने वाला वर्कर नहीं था, वो उनकी प्रोडक्शन करोड़ों रुपए की डैमेज हो रही थी हर रोज़। उनको बचाने के लिए बादिल नज़र में और ऑब्वियसली गरीब को बचाने के लिए भी खोल दिया गया है। लेकिन कहें तो सही ना कि जनाब गरीब के लिए भी खोला है लेकिन एलीट्स के लिए भी खोला है। ये अजीब ही मनता है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं एलीट ने लॉकडाउन लगवाया था, खोला गरीब के लिए, हालांकि ये उल्टा हिसाब ज़्यादा लगता है कि आपने अमीर के लिए खोला है। ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे अख्तर साहब मौजूद हैं, नफीस शाह साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब आपको क्या लगता है ये स्कूल भी सब खुल जाएंगे? ये तो शुतर बे मुहार खोला जा रहा है, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या थी? हैड यू बीन इन द गवर्नमेंट, इकॉनमी भी बचानी है, गरीब को भी बचाना है। देखिए बड़ा सिंपल है मेरा ख्याल है कामरान, अगर आप जो नेशनल असेंबली का सेशन हुआ था वो अलग चीज़ है, उसको जो भी क्रिटिसाइज़ करें या जो भी है, बट उसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने सम अप करते हुए अपनी पॉलिसी स्ट्रैटेजी बता दी थी। और वो स्ट्रैटेजी ज़ाहिर है खुल के बताने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन एग्जांपल सिर्फ एक कंट्री की दी गई एज अ क्लासिक एग्जांपल टू बी फॉलोड एंड दैट वाज स्वीडन ने फॉलो किया है, वाहिद कंट्री है दुनिया की जिसमें उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी। और अपना पॉइंट रीइंफोर्स करने के लिए ज़ाहिर है जो भी बात करता है और अपनी स्ट्रैटेजी को तक़वियत देने के लिए आप रीइंफोर्स करते हैं अपने पॉइंट को, उसमें यूके से कंपैरिजन किया। एक तो यूके इज़ वन ऑफ द फेलियर्स बिकॉज उन्होंने इतनी देर में जाके ये अपना शुरू किया था। बिल्कुल जो रेलिवेंट जो रीजनल कंट्रीज़ थी, फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, पर मिलियन डेथ्स की बात की गई थी और बताया गया था कि स्वीडन में 350 हैं, अब फिनलैंड में 42 हैं, डेनमार्क में 90 हैं और नॉर्वे में 52 हैं। अब 40 और 50 का तज्जिया अगर आप करें 350 के साथ, वहाँ 4000 हम बात हो चुकी हैं स्वीडन में, और यहाँ तकरीबन ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये 200 से लेके 400 तक डेथ्स हुई हैं। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा हुई हैं उन 3 कंट्रीज़ में। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रैटेजी है सब कुछ खोल दो और आवाम को वंस इन अ वाइल ये कह दें, वंस इन अ वाइल, वो भी ऐसे कुछ सीरियस एफर्ट करके नहीं। जो एड भी बनाया है उसमें इमरान खान की उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया गया कि उनको कितना दर्द है, बजाय कि इस चीज़ को लेके कि ये कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल होना चाहिए था कि ये कितनी वबा ख़तरनाक है, लोगों को किस किस्म का एहतियात करना है। तो स्टार्ट भी होता है इमरान खान की तकरीर से, ओ जी वाह ज़बरदस्त हो गया। सो जब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग देखें, 4 ममालिक हैं जो सक्सेस स्टोरीज हैं, न्यूजीलैंड और जहां हम सब तारीफ करते हैं और उन्होंने किस जबरदस्त। लेकिन जुबैर भाई यहाँ पे क्या किया जाए, हर मुल्क के अपने हालात है ना, यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे क्या किया जाता है, गरीब भी ना मरे और कोरोना से ही बचे। नहीं देखे ना, उसमें हुकूमत जितनी भी हुकूमतें थी, ये जो 4 कंट्रीज में कहता है ना, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जर्मनी और चाइना, जैसे ये वबा आई इन्होंने रिकग्नाइज किया इमीडिएटली। और इन्होंने इसलिए रिकग्नाइज किया कि इनको पता था कि हमारे पास वक्त बड़ा कम है, हम इकोनॉमी किसी की भी चल नहीं सकती अनलिमिटेड लॉकडाउन से। तो अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल करें, बिकॉज यू हैव वेरी फ्यू वीक्स जिसमें आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अब ये पहले दिन से करें ना करें, स्मार्ट करें, लॉकडाउन करें, पूरा करें, कर्फ्यू लगाएं, वजाहतें हो रही हैं। सो हम तो ना इधर थे ना उधर थे। फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जी लॉकडाउन तो लगवाया अशराफिया ने था, एलीट ने लगवाया था, जिसकी आज तक वजाहत नहीं की गई। सो हम अभी मैंने कर दी है वजाहत, उनके लिए खुलवाया गया एलीट। और आपका मेरा ख्याल है, अब मेरा अपना ख्याल ये है कि अब तो आपका जो तज्जिया और आपका जो सारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए मीडिया वालों की, वो इसी तरफ होनी चाहिए कि फॉरगेट अबाउट द गवर्नमेंट, हर शख्स अपना ख्याल करे। लेकिन अपना ख्याल क्या करे? आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह से, और अभी तो ईद की नमाज का भी ऐलान कर दिया कि ईद की नमाज भी अलाउ होगी, और वो कह रहे हैं कि बाहर हम अलाउ करेंगे। भाई मुझे कोई डॉक्टर से बता दे कि बाहर क्या कोरोना नहीं आता। अगर आप कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, ईद के इज्तिमात होंगे, और कल क्या होने जाएगा अल्लाह बेहतर जानता है, कल जुमतुल विदा भी है।
तो और फिर हमने देखा पिछले जुमे को जुलूस निकले पूरे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का तो हुकूमत तो है ही नाअहल, इनकम्पिटेंट है, कैपेसिटी नहीं है, समझ बूझ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अवाम का भी तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है अपना भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और उनको क्योंकि स्वीडन के अंदर जो है वहाँ पे लोगों की कॉमन सेंस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा छोड़ा और लोगों ने खुद डिस्टेंस भी रखा। उन्होंने 60 से ऊपर वाले लोगों को डिस्करेज किया, बाहर नहीं आने दिया। यहाँ पे इस तरह कोई एसओपी नहीं बनाया गया, उन्होंने बच्चों को डिस्करेज किया। तो ये सब कुछ वहाँ हुआ। इस तरह नहीं हुआ कि उन्होंने अपने हर मुल्क के एक लेवल, एक लोगों का कॉमन सेंस का लेवल भी उसको देखते हुए किया है। जुबैर साहब जी, बहुत एक तो देखें ना, अगेंस्ट स्वीडन से तो हम मुकाबला भी नहीं कर सकते। वहाँ इतना डिसिप्लिन, वन ऑफ दी बेस्ट कंट्रीज। कोई भी इंडेक्स आता है, चाहे वो वेलफेयर के हवाले से हो, हैप्पीनेस के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट कंट्रीज एज एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द। बिल्कुल ठीक है जी, ये आपका पॉइंट आ गया। तो हमारे लोग उस तरह से तो बिहेव नहीं कर सकते। ज़्यादा लोगों का भी इशू है। मैं एंड में आऊँगा हमायूं भाई की तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट इकट्ठी रिस्पॉन्ड कर। नफीस शाह साहिबा, बहुत से लोगों को आपसे उम्मीदें थी कि आप एक अपनी अच्छी पॉलिसी अपनाएंगे, सूबे खुद मुख्तार, लेकिन बहुत से लोग डिसअपॉइंट हुए। आपने भी ईद के इज्तिमा की इजाज़त दे दी, आप भी प्रेशर में आ गए, आपने भी प्राइम मिनिस्टर की लाइन पकड़ ली। नाउ यू डोंट हैव एनी मॉरल पॉलिटिकल राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट राइट नाउ, द फेडरल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, आई टोटली डिसएग्री। अच्छा, एक तो ये एको आ रहा है कामरान भाई जी, कैसे बात करूं आपका, ये थोड़ा साउंड मेरा आपकी आवाज़ ठीक की जाए, प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ ठीक कर दें, तब तक मैं हुमायूं साहब से बात कर लेता। आप बोलेंगे जरा नफिया साहब, आप बोलेंगे आप? जी हाँ, अभी भी एको आ रहा है। अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर आ रही है, जरा बोलें प्लीज। जी मुझे एको आ रहा है। अच्छा, आपको एको इनके जी दोबारा करें, अब चेक अब देखें नफिया साहब, अब देखें प्लीज। अब ठीक हो गया जी, प्लीज बताइए जी, मैंने सवाल किया आपसे। जी मुझे नहीं पता कि आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने एक तसलसल से देखा है कि सिंध गवर्नमेंट ने एक अलग पोजीशन ली हुई थी, और वही पोजीशन ली हुई थी जो आज आपके डॉक्टर्स चीख के कह रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड जो है, जब वो फतवे दे दे कि ये पेंडेमिक ही नहीं है, जहां WHO एक तरफ, 200 मुमालिक एक तरफ, उनके साइंटिस्ट एक तरफ, पूरा दुनिया का रुख एक तरफ, हमारे आला अदलिया ने कह दिया है जी कि ये तो पेंडेमिक ही नहीं है। पहले आला अदलिया जो है बहुत ही एहतराम से हुक्मरानों को बताते थे कि आप सही है या गलत है, लेजिस्लेटर्स को बताते थे कि आप सही है या गलत है, सियासतदानों को बताते थे कि आप सही है या गलत है। अब डॉक्टरों को भी, हेल्थ के निज़ाम को भी कह दिया कि भाई ये पेंडेमिक नहीं है। तो ये जब मुल्क का ये हाल हो और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हर चीज खोल दे, फिर अकेले सिंध गवर्नमेंट क्या कर सकती है? और जो सिंध गवर्नमेंट को वहां पर एक टाइगर फोर्स का ग्रुप जो है वो खान साहब ने उधर इंस्टॉल किया हुआ है, जो एक तसलसल से इंतशार फैला रहा है। हर काम में वो आके एक कंस्पिरेसी देख रहा है कि क्यों सिंध गवर्नमेंट की टेस्टिंग क्यों ज्यादा है, क्यों वहाँ केसेस ज्यादा है। भाई ये सब चीजें हैं बिकॉज वी वांट टू बी ट्रांसपेरेंट कि क्या हो रहा है, और हमारी एक बहुत क्लैरिटी थी कि इसको एक यूनिफाइड। आप पे कोई प्रेशर नहीं था आप पे 18th अमेंडमेंट के आप मजहबी इज्तिमात और ये जो अब होने लगे ईद के इज्तिमात उनकी परमिशन देते, आपने भी अवाम का वही प्रेशर फेस किया जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया, तो फिर इन पे क्रिटिसिज्म क्यों? दैट्स माय क्वेश्चन। नहीं, कोई प्रेशर, देखिए कोर्ट ने क्या कहा है, इसके बाद क्या और थ्रेटन करते हैं शेख साहब कि मैं अपनी ट्रेनें चला लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। देखिए हमारा कोई ये कैटेगोरिकल पोजीशन नहीं है कि आप 100% लॉकडाउन करें, लेकिन हमने ये कहा कि जो भी है क्लैरिटी से हो, और अगर आप लॉकडाउन खोल रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपके हेल्थ का निज़ाम वहाँ ठीक है पूरे मुल्क में, और आपकी टेस्टिंग जो है वो आपकी ऐसी है कि आप हर एरिया को ट्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो रही, और न सिर्फ ये, इस वक्त हुकूमत की विल हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही। खान साहब ने तो ये कह दिया कि 2%, सिर्फ 2% मुतासर होंगे। आज मैं एक बार फिर अफसोस का इजहार भी करूंगी कि एक रुकन है PTI की, शाहीन रजा साहिबा, उनका इंतकाल हो गया है। मैं अफसोस का इजहार करूंगी, PTI से ताज़ियत करूंगी, लेकिन दिस इज हाउ सीरियस इट इज। लेकिन ये पता नहीं क्यों हमारे हुक्मरानों को इसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं हो रहा। नहीं हमारे PTI का ये जो टाइगर फोर्सेस हैं उनको ये अंदाजा, एवरीबडी वांट्स
बिजनेसेस को इसको खोलना है कि भाई हमारे नो मैटर व्हाट हैपेंस बिजनेस खोलेंगे, ताजिरों को अपना दुख है। तो ये ऐसे तो नहीं, लेकिन इसमें तो आप रेडी है? अनप्रेसिडेंटेड डेथ्स होने लगेंगी, आप रेडी है उसके लिए? सिंध रेडी है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड डेथ्स की पेशन गोई की है वजारत साइंस ने, आप रेडी हैं उसके लिए? देखिए, हुकूमत वक्त खान साहब ने जो कंफ्यूजन पहले दिन से क्रिएट किया है, मैं अगर खुदा न खास्ता केसेस बढ़े, डेथ बढ़े, तो वी विल पॉइंट फिंगर्स एट हिम, क्योंकि सारा इंतशार कंफ्यूजन इन्होंने फैलाया पहले दिन से। ना लॉकडाउन कामयाब होने दिया, ना इन्होंने कोई नैरेटिव बनाया, ना लीडरशिप दी, ना पार्लियामेंट की सुनी, ना अपोजिशन की सुनी। पार्लियामेंट को बुलाते हैं छोटा सा कमेटी मीटिंग और उसमें खान साहब अब तो हो रहा है आपका मुतवातिर इजलास शुरू हो रहा है जी कौमी असेंबली का, ये आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तारीख का सबसे बड़ा इजलास शुरू हो रहा है, मैराथन। तो देखते हैं क्या तीर चलाती है गवर्नमेंट अपोजिशन मिलके, उसमें सिर्फ जुगते कसी जाएंगी, ताने जनी होगी या बाकी पॉलिसीज पे बात होगी। लेट्स सी, वी होप फॉर द बेस्ट। मेरे साथ ही रहिएगा। हमायूं अख्तर, यही सबसे बड़ा एलिगेशन है इस गवर्नमेंट के ऊपर, पहले दिन से इस पेंडेमिक को आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया, और क्योंकि आपने सीरियस नहीं लिया तो फिर किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। अरे कामरान, शायद मुझे तो ये माज़रत के साथ शाम की शोज की गुफ्तगू समझ नहीं आती। बहुत अरसे से नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, सारी हुकूमतें उसमें मौजूद हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे, चाहे वो फौज हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज या NDMA या कोई इदारा जिसने इस चीज़ में शामिल होना है वो उसमें शामिल है। दुनिया से उनके राब्ते हैं, दुनिया की रिसर्च क्या हो रही है, दुनिया के तजर्बात क्या हैं हमारे पास आ रहे हैं। ये सारी हुकूमतें सुबह बैठ के हिस्सा लेती हैं और शाम को TV पे इनके नुमाइंदे आके कुछ अजीब व गरीब बात कर रहे होते हैं, जैसे पता नहीं इनको मालूम ही कुछ नहीं है और सिंध गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं मालूम और किसी गवर्नमेंट को कुछ नहीं मालूम। माजरत के साथ देखिए इस मुल्क में हुआ क्या है। इस मुल्क में लॉकडाउन लगा है, हम बहस में पड़ गए कि लॉकडाउन कैसा है, फुल है, हाफ है। वह लॉकडाउन लगा, तमाम सड़कें बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई सिवाय फूड एंड बेवरेज के। और इसी सारी दुनिया में जहां भी लॉकडाउन होता है उधर कुछ स्टोर्स खुले होते हैं, कोई डिलीवरी सिस्टम खुला होता है, लोगों ने खाना पीना तो है ना जाके जी, दवाई लेनी है, कोई बीमार हो गया, किसी ने अस्पताल जाना है, ये खुला रहा है। देखें, मैं आप इंडस्ट्री को जानता हूं, इस वक्त जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री खुली हुई है और जो जिनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खुला हुआ। और उनके आप जाके SOPs देखिए जो हुकूमत एनफोर्स कराती है इस वक्त, आप जरा जाके कभी देखिए कि वो SOPs क्या है। देखने में क्या आया, देखने में कामरान, शायद मैं आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट्स बता रहा हूं। जी। मुझे जरा कोई बता दे कि पाकिस्तान के रूरल एरियाज में जो तकरीबन 2/3 है, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, सदर्न पंजाब हो, फ्रंटियर हो, उसमें आपका ख्याल है लॉकडाउन वो एनफोर्स होता है? क्या करेंगे आप? हर गांव में फौज भेजेंगे? रूरल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान अपने आराम से, अपने तौर तरीके से चल रही है, उधर ऑटोमेटिकली डिस्टेंसिंग हो जाती है, कंजेस्टेड एरियाज नहीं होते। इसलिए देखने में दूसरी चीज मेन ये हुई है, एनेक्डोटल एविडेंस है, मैं किसी सबूत के साथ नहीं कह सकता, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि साउथ एशिया में वो एक्सपोनेंशियल रेट नहीं है इस वबा का। दुनिया में 45-50 लाख लोग अफेक्ट हो चुके हैं, दुनिया में 3.5-4 लाख लोग फौत हो चुके हैं। पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है। अब अगर आप कहें कि जी टेस्टिंग नहीं हो रही, टेस्टिंग इस वक्त तो अच्छे भले रेट पे शुरू हो गई है, लेकिन खुदा ना खास्ता जब आप देखते हैं जिधर रेट्स एक्सपोनेंशियल होते हैं इस वायरस के फैलने के, उधर लोग सड़कों पे गिरते हैं, उधर अस्पताल में ढेर लग जाते हैं खुदा ना खास्ता बीमार लोगों के और फौत हुए हुए लोगों के। हमारा ये मेडिकल सिस्टम ओवरवेल्म नहीं हुआ। इस वजह से इन चीजों को मद्देनजर रखते हमने स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीनिंग होती है। जो बाहर से लोग आते हैं उनको आप सोच नहीं सकते क्या क्वारंटीनिंग होती है। और उसका फैक्ट्रियां हमने इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता खोलनी शुरू की। या बाहर से लोगों को कह रहे थे, आप बाहर से लोगों को कह रहे थे, आप बाहर से लोगों को जी बताइए ये बता दें। देखिए, लोगों का अपना मिजाज है कामरान शाह जी, लोगों का अपना मिजाज है लोगों। और अच्छी बात यह है कि खुदा की तरफ से आई है कि इधर वो रेट नहीं है,
और हमारी दुआ है कि अमवात का भी वो रेट नहीं होगा। इसलिए आप ये मत समझिए हुकूमत की जो भी हुकूमत के रिजोर्स है। तो अब आप ये बताइए कि एक तो ये बता दीजिए कि आपने कहा कि बाहर से लोग आते हैं, ऑब्वियसली बाहर से लोग आते हैं एयरपोर्ट्स के जरिए, तो आपने ये फैसला किया कि एयरपोर्ट्स को निजी कंपनीज के हवाले कर दिया जाए, तो इसका मतलब हमारी वफाकी वजीर हवाबाजी की इंडस्ट्री, वो भी हवाबाजी की इंडस्ट्री वही फ्लॉप हो गई, हमारे फेडरल इदारे भी फ्लॉप हो गए। किसने किया गया है? देखिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे अपने अजीज व अकारब रिश्तेदार जो फंसे हुए थे वापस आ रहे हैं। आप एयरपोर्ट से मुझे जरा को निकल के दिखा दे, वो सीधा जाते हैं जी 2 दिन की क्वारंटीन में, उधर उनका टेस्ट होता है, 6-7 दिन वो क्वारंटीन में रहते हैं। उनको ऑप्शन दी जाती है कि गवर्नमेंट में जाना है, अगर 4 पैसे हैं तो किसी होटल में क्वारंटीन किया होता है। उसके बाद जो जहाज पे अगर पॉजिटिव केसेस सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा हो पाए तो पूरे का पूरा जहाज। चले, मैं आपसे एक डिस्कशन को अगले लेवल पे लेके जाता हूं। अगर आप ठीक है, आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इकॉनमी बचाई जाए, आम आदमी को बचाया जाए, तो अब 2 साल की आपकी परफॉर्मेंस जो है वो तो इतनी कोई काबिल रशक नहीं है कि जिसमें आप लोगों ने इकॉनमी को बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया हो। अब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जब आपने इकॉनमी खोल दी है, अब सब कुछ खुल गया है, वो जगह भी खुल गई जिनका इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं, मसलन मज़ारात भी खोल दिया आज आपने, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करें इस गवर्नमेंट से कि अगले 1 साल में आप हमें क्या इकॉनमी देंगे जो उस अब पिछले 2 साल की, आई एम सॉरी टू से, पैथेटिक फिगर्स हैं, से बेहतर होगी या नून लीग से बेहतर होगी कम अज कम? जी कामरान शायद मेरी गुजारिश सुने, ये बड़ी लंबी बहस है और मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के घंटों ये बहस की है कि हमें किस तरह के हालात मिले और हमने स्टैंडर्ड कोई हमने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं इसकी रेसिपी निकाली। स्टैंडर्ड रेसिपी दुनिया में जो अवेलेबल होती है, जो ओवरवैल्यूड करेंसी की, जब आपके डॉलर की कमी हो जाए, जब लोन्स बढ़ जाएं, वो हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट की। अब कोरोना आया है, आप देख रहे हैं कोरोना, बिजली की कोरोना तो अभी है। मैं गुजारिश करूं जी, मैं गुजारिश करूं, वो ठीक है, मोहम्मद जुबैर ने एक आर्टिकल लिख दिया था, मैंने वो पढ़ा है। खत्म ही नहीं होंगे कामरान शाहिद। मैं आ रहा हूं जी आपके पास, यार बहुत टाइम है आज, जुबैर भाई आपको टाइम मिलेगा। जी जी, आप हमाइयो भाई आप बोले, हमाइयो भाई बड़े अहम आदमी है, डीएचए के हल्के कैंडिडेट है, एलीट हल्का। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जुबैर थोड़ा जरा सब्र कर। जी 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 जी, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? देखिए, मेरी गुजारिश सुन लें कि प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया में गए हैं, उन्होंने जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देख रहे हैं कि 1.4 बिलियन का जीरो इंटरेस्ट पे एक इमरजेंसी लोन आया है। वर्ल्ड बैंक डाइवर्ट कर रहा है अपनी फंडिंग जो अप्रूव हुई, एशियन बैंक कर रहा है। इस वक्त हमारे पास फिस्कल स्पेस है, इंटरेस्ट रेट्स आपने देखे हैं कितने। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं हमारे साहब, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बात बताऊं, आप अच्छा जी, आम इंसान के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एसएमई के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए पैकेजेस आ रहे हैं। ये वाली बात, मजदूरों की गवर्नमेंट, अवाम की गवर्नमेंट, ठीक है। अब मेरी बात सुन ले, हम एक मेरी बात तो सुन ले हमाइयो भाई के शाम को क्या बात होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपकी समझ से बाहर है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है, खैर आप बड़े हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, लेकिन मैं सिर्फ आपको अर्जी कर सकता हूं। अब आपको अल्लाह ने ऐसा गोल्डन मौका दिया है कि अब आपको सवाल किया जाए आपकी इकॉनमी पे, जैसे मैंने अभी पूछा, अब आप उसको मिक्स करेंगे कोरोना के दौरान आपने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं जो आपको एड मिली, उसके बाद ये आपको अल्लाह ने मौका दे दिया गोल्डन। लेकिन हजूर बात ये है, मेरी बात हमारी साहब बात तो सुन ले सर बात तो सुन सर बात तो सुन ले सर बात तो सुन ले। देखें, एक चीज़ जिसको आप और मैं मिलके भी हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, वो है न्यूमेरिक्स। अब आप मुझे ये कहें कि इन्होंने इकॉनमी बड़े बुरे हाल में दी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इन्होंने आपको इकॉनमी अगर 6 पे दी, आप उस इकॉनमी को 2 पे क्यों ले गए? उसके बाद आपके पास ये जवाब नहीं होगा कि इन्होंने ये बुरे थे तो हम भी बुरे हैं इसलिए, ये कोई जवाब नहीं है। आपने 6 से पकड़ के 6 पे इकॉनमी बुरी थी, आपने 6 से 7 8 पे 6 पे रखते यार, आप 2 पे क्यों लेके? सवाल आपसे ये पूछा जाता है, आप फिर ले जाते हैं कि वो 6 पे क्यों थे? नहीं, जिस हालत पे वो छोड़ के गए थे, आ रहा हूं सर, वो 6 से 3 ये खत्म ही नहीं करेंगे। जुबैर साहब बहुत हो गई आपकी इकॉनमी का, आप जवाब खुद दें भाई, ठीक है जी। बाद वो 10 पे जाती है। ये आपने जो हालात करके छोड़े उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है, कोरोना भी ऐड हो गया उसके अंदर। जी, इकॉनमी में बात करें मेरे साथ जुबैर साहब। एक तो जुबैर का बस चले तो कोरोना का भी हम साहब को हमायूं को स्टैट्स लेटेस्ट पता भी नहीं है, 3% कह रहे हैं। हमायूं अख्तर साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ किया 11 महीने के बाद कि ग्रोथ रेट वाज 1.9% एंड नॉट 3.3%।
ठीक है, पहले तो ये सुन ले, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ। हमायूं चले सुन ले हमायूं, आप 10-15 मिनट तक बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, अब इतना हौसला सुनने का। चले जुबैर साहब की बात सुनिए जी। बिल्कुल जी सुनेंगे यार। क्या तरीके है भाई। हमायूं अख्तर, प्लीज कैन यू लिसन टू द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक सुनेंगे। तो एक तो ग्रोथ आपने सही कहा कि 5.8% से लाके गिरा के इन्होंने कर दिया। इन्होंने फिस्कल डेफिसिट का पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया 8.9%। पिछले साल का बता रहा हूँ। ये जो कोरोना आया है, इसमें 9 महीने इस फिस्कल ईयर में कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं था, मार्च तक 3 क्वार्टर्स तक। और 3 क्वार्टर्स की जो परफॉर्मेंस थी उसके बेसिस पर तकरीबन टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था 1.3 ट्रिलियन रुपीस। इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, फिस्कल डेफिसिट 9% से ज़्यादा होना था। कोई आप मुझे एक स्टैट्स बता दे, एक, क्या एम्प्लॉयमेंट इन्होंने जनरेट की, क्या फैक्ट्रियाँ लगी, क्या इन्होंने जो कर्जे लिए वो पाकिस्तान की तारीख में 1.5 साल में इन्होंने 12 ट्रिलियन रुपीस के कर्जे लिए। हमें ये कहते थे ना, हमें ब्लेम करते थे, उंगलियां उठा के हमें कहते थे कि जी इन्होंने कर्जे लिए 5 साल में 16 ट्रिलियन के, इन्होंने 1.5 साल में माशाल्लाह 12 ट्रिलियन के। और हम तो शो भी करते हैं हमने क्या क्या किया था। दूसरी बात ये है, जो हुकूमत कोरोना जब नहीं था तो उसमें तबाह कर दी, ना एक्सपोर्ट बढ़ा सकी, ना ग्रोथ कर सकी, टैक्स रेवेन्यू में। इनके अपने भाई थे हमारे साथ, उनकी परफॉर्मेंस इनसे पूछ लें। और उसके बाद जो हशर किया है, और वो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप टैक्स रेवेन्यू कितना, इनकी वजह से, इनकी कमज़ोरी की वजह से सारे सूबे प्रेशर फील कर रहे हैं। तालीम का निज़ाम ख़राब हो रहा है क्योंकि फंडिंग कम है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम है। मेडिकल हेल्थ केयर का निज़ाम ख़राब हो रहा है क्योंकि वफाक जो है वो टैक्सेस इतने कम कलेक्ट कर रहा है। पानी के मंसूबे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मंसूबे, जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो गई हैं क्योंकि ये ग्रोथ नहीं दिखा सके। 20-21 साल के बाद पहली दफ़ा था पिछले साल जब पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा था, पहली दफ़ा। उस वक्त कोरोना तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। और इस साल भी 9 महीने में सिर्फ 3 ट्रिलियन कलेक्ट किया था और टारगेट था 5.5 ट्रिलियन। तो ये इनका, आपकी बारी अभी आएगी, अभी आप सिर्फ सुन लो। जुबैर ऑपोजिशन की सुन लिया करें यार। दूसरी बात ये अभी आप जरा मुझे अभी आप नोट कर लेना इन हालात में क्या पॉलिसी है, करो पोस्ट कोरोना पॉलिसी की जरा बात कर सकते हैं। पोस्ट कोरोना जी मैं बात कर सकता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत इतनी निकम्मी हो, जिनको परफेक्ट हालात मिले और वो तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। 25 लाख जॉब्स चली गई थी पाकिस्तान की अवाम की। इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे। कोई उस दिन बहस कर रहा था आप 20 लाख दिखा दें, कोई अपोजिशन का। मैंने कहा 20 लाख छोड़े, 2 दिखा दें। 1 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, 25 लाख नौकरियाँ जा चुकी हैं जब कोरोना नहीं आया था। तो आपने जो वादे किए थे हम आपको ही याद दिलाते, जो सुहाने ख्वाब आपने दिखाए थे। अभी भी जो आपने अपने काम बताए हैं वो दिखाए हैं जो आपने पैसे मांगे। IMF से हमने इतने ले लिए, वर्ल्ड बैंक से हमने इतने ले लिए। इमरान खान सारी दुनिया में पैसे मांगने गया। ये नहीं आप कह रहे कि हमने कौम के लिए कुछ किया उन्होंने। आप लोगों पर इल्जाम है कि आपने पैसे लुटा के बाहर ऑफशोर कंपनियों से फ्लैट लिए। इमरान खान तो कुछ लेके आया है, ये तो क्रेडिट दे। और सर जी सुन लें, सर जी सुन लें, एक साहब इस तरह ही कहते हैं, सर जी सुन लें। इन्होंने याद आ गया। अच्छा, इन्होंने जो काले धन को सफेद करने के लिए तीन स्कीम्स लेके आए। पहले तो एक एमनेस्टी स्कीम लेके आपके नक्शे कदम पे है, खुश हो जाएं आप, आपके नक्शे कदम पे हैं भाई। सर सुन तो लें। अच्छा जी, आप भी को सुन रहा हूँ। कामरान सिर्फ बात जी कामरान सुन जी आपको सुन रहा हूं। फिर इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, एलीट के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम। जब कोरोना शुरू हो गया था इनको एकदम से ख्याल आया, अगस्त 2018 में नहीं ख्याल आया, अब ख्याल आया जब कोरोना शुरू हो गया कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से 40 सेक्टर चलते हैं। और भाई आप सो रहे थे अगस्त 2018 से लेके अभी तक। तीसरा जो ये लेके आए हैं, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे क्विकली करते हैं, ब्रेक के बाद नफिया साहब के बाद अगर आप ऑफशोर माय फेवरेट गेस्ट ऑफ द शो, जी जल्दी। ऑफशोर कंपनी में अगर आप 10% से कम इन्वेस्ट करते हैं, और वो 10% कुछ भी हो सकता है, 4 बिलियन रुपए भी हो सकता है, 10 बिलियन रुपए भी हो सकता है, अगर तो आपको कुछ नहीं। सो आज आप लूटमार करें जुल्फी बुखारी साहब और ऑफशोर में लगा। तो किसी के पास पाकिस्तान में इस वक्त कोई स्ट्रेटजी नहीं है कोविड-19 को डील करने की। इसके लिए एक बहुत एक्सेप्शनल लीडरशिप चाहिए थी। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फिलहाल तो नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ देखें या ऑपोजिशन की तरफ देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।
It's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.